हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, है ना। तो मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या सामने दिखाई दे रहा होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म क्या चीज़ होती है ये शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, शायद बोल रहा हूँ। तो एक बार के लिए पिक्चर देख लीजिए, प्रिज्म कैसा दिखाई देता है। आपको पता चल रहा होगा इस पिक्चर के थ्रू कि दो ऊपर प्लेन हैं, कैसे ट्रायंगुलर प्लेन्स हैं, और उन ट्रायंगुलर प्लेन्स के बीच में तीन रेक्टेंगुलर प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन रेक्टेंगुलर प्लेन्स के अंदर जो है आप देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। जो मीडियम प्रिज्म के अंदर होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मीडियम होता है, ठीक है। तो क्या होता है प्रिज्म के अंदर? तो हम बोलते हैं प्रिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम which is enclosed by two inclined planes। ठीक है, वो दो inclined plane होता है ना, उनसे क्या होता है? enclose होता है, ठीक। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, जो कि चांसेस बहुत कम है जो पूछता है। मेन बेसिक फंडा क्या है प्रिज्म का वो समझिए, प्रिज्म क्या कर सकता है। तो आगे वाला डायग्राम देखो, आपको पता चलेगा प्रिज्म क्या करता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर कोई वाइट लाइट बीम प्रिज्म में इंसिडेंट होती है तो वो अपने इनिशियल 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बेसिक प्रिज्म काम भी यही करता है, स्प्लिट कर देता है लाइट को। वाइट लाइट को क्या कर देता है? ये स्प्लिट कर देता है। अदरवाइज इससे पहले अगर आपने TIR पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहाँ पे प्रिज्म क्या कर रहा था? तो हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट बीम को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री एंगल से क्या कर सकता है? बैंड कर सकता है। तो लाइट को बैंड करने का काम प्रिज्म का है। व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो उसे 7 कलर्स में डिवाइड कर देने का काम किसका है? प्रिज्म का है, ठीक है। आज हम समझेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। कोई लाइट जब प्रिज्म में आती है तो फिर वो डेविएट कैसे हो जाती है, ठीक है, वो मुड़ती कैसे है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का लॉजिक क्या है या फिर हम आज क्या समझने वाले हैं, तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज क्वेश्चन। What is refractive index of prism? और इसे अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो कैलकुलेट द फॉर्मूला और डेविएट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अदरवाइज ये आता है फॉर prism prove that angle of incidence plus angle of emergence is equals to angle of prism या prism angle plus minimum deviation, ठीक है। ये सॉरी मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है, डेल, ये पूछता है। और ये भी प्रूव करने को बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन, ओके, ये ठीक था, डेल एम प्लस ए या ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, ठीक है। इस तरीके के ये क्वेश्चन है जो प्रिज्म में पूछे जाते हैं, ठीक। या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डेविएट करने को बोलेगा, तो मतलब कुल मिलाकर के ये डेविएट करना है, आपको ये बताना है, डेराइव करना है। अदरवाइज आपको बोलेगा कि प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके इक्वल होता है? प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल के सम के इक्वल होता है, ये प्रूव करने को बोलेगा। या फिर मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने को बोलेगा। और लास्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बनाने को बोलेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है डेरिवेशन से रिलेटेड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो काम करना चालू करते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल है इवन। देखिए, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा आप भी अपनी कॉपी में, मैं भी यहाँ पर इसे थोड़ा सा एलिब्रेट करने के चक्कर में बड़ा बना रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी में इसे बड़ा और सुस्पष्ट बनाएं।
है ना, जितना हो सके उतना सुस्पष्ट बनाएं। तो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लेन है किसका, प्रिज्म का। किसी भी प्रिज्म का प्रिंसिपल प्लेन का क्या होता है, तो उसके जो ट्रायंगुलर प्लेन होते हैं ना ऊपर और नीचे वाले, उन्हें हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, इस प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एक मीडियम होगा, और जब कोई लाइट रे यहाँ पर आएगी, ऐसा लाइट रे मानिए यू, ऐसा लाइट रे आ रही है, तो जैसे ही लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, देखिए क्या है, प्रिज्म में ग्लास का बना हुआ होता है नॉर्मली, बाहर एयर होगी, तो एयर से लाइट रे बेसिकली ग्लास में जा रही है, ये हम मान करके चलते हैं। तो ग्लास में जाएगी तो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है, क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स परपेंडिकुलर और नॉर्मल, यही होता है। चलिए, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, तो देखिए ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। 90 डिग्री बनाओ यहाँ पर, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपने क्या बनाया, एक नॉर्मल बना दिया, ठीक। अब ये नॉर्मल हो गया, लाइट रे ऐसा आया, अब ये बैंड होना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, तो ये बैंड कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, लाइक दिस। जानी चाहिए थी ऐसी, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाती है, ऐसा जाती, लेकिन जाती नहीं है, ये बैंड हो जाती है, यूं जा रही है एक्चुअली में, ठीक है। बात आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है वो समझिए, हम देखते हैं कि अब लाइट रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है ना, ग्लास से किस में, एयर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वापस से क्या बनाना है, एक नॉर्मल बनाना है। अब ये नॉर्मल कैसे जाएगा, तो देखो ये प्लेन है, ठीक। अब इसका नॉर्मल कैसा होगा, तो 90 डिग्री बना दो यहाँ पर, है ना, डी का यूज करो, 90 डिग्री आसानी से बना सकते हो, डी नहीं तो फिर स्केल से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा जाएगा ये यू, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे ठीक है ऐसा कर देते, ओके। तो ये बैंड हुआ, अब बैंड कहाँ की ओर होगा वो समझिए, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है, ये है, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, बैंड अवे, तो नॉर्मल की तरफ जाती तो ऊपर की तरफ जाती, अवे जाएगी तो फिर कहाँ की ओर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ये लो भैया ऐसा जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक। तो ये इस तरीके से लाइट रे का क्या हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्या भाई, ये वाला प्लेन जिसके ऊपर लाइट रे आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइट बीम है, इसे मैं PQ बोल रहा हूं, ये Q पॉइंट मान लीजिए। सो PQ इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का जो ये एंगल होता है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, मीडियम में चली गई ये वाली लाइट, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे और ये नॉर्मल, ये वाला एंगल होगा R, ठीक है। और पहले वाले सरफेस के लिए हम इसे बोलेंगे R1, डन। अब देखिए आगे, यहां पर ये वाली लाइट बीम जो प्रिज्म में ट्रेवल कर रही थी, अब वापस से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब ये यहां पर जा रही है, तो ये बात ध्यान में रखो, ये इंसिडेंट लाइट बीम है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट बीम है। इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, AC सरफेस के लिए, ये जो लाइट बीम है या लाइट रे जो है, ये क्या है, इंसिडेंट है, और ये वाली रिफ्रैक्टेड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है तो इंसिडेंट का, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों, हम इसे R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं R2, ठीक। और ये वाली लाइट बीम जो है, इसे बेसिकली बोला जाता है इमर्जेंट, प्रिज्म से अंदर आने वाली इंसिडेंट और प्रिज्म से बाहर जाने वाली इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है। तो इस वाली लाइट रे को हम इमर्जेंट लाइट रे बोल रहे हैं, तो इसलिए ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ई क्या है यहां पर, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट मैं लिख देता हूं, और ये इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि ये जो बाहर वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो या तो n1 और n2 से रिप्रेजेंट करो या फिर μ1 और μ2 से रिप्रेजेंट करो। तो मैं यहाँ पर म्यू यूज कर लेता हूँ क्योंकि मोस्टली बुक्स में म्यू है, अदरवाइज आप NCERT यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर n यूज किया हुआ होगा। ठीक, मैं म्यू से काम कर रहा हूँ, तो ये μ1 और ये μ2। ठीक है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, और यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन इंपॉर्टेंट हो गया है। डेल एक एंगल आता है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। वो एंगल क्या होता है, तो हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए ये एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, तो देखो इंसिडेंट लाइट रे ऐसा और इमर्जेंट ऐसा, इसे पीछे की ओर एक बार के लिए रिट्रेस करो, ऐसा पीछे की ओर लेकर गए तो आप देखोगे कि यहां पर एक एंगल बन रहा है। ये इस एंगल को बोलते हैं डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और ये इस एंगल ऑफ डेविएशन में एक खास सिचुएशन आती है जो हमें प्रैक्टिकल से पता होती है कि जब इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे दोनों एक जैसे एंगल पर होते हैं, इन दोनों का एंगल क्या बनता है, सेम बनता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये वाला जो एंगल है ना बच्चों वो मिनिमम हो जाता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये जो डेविएशन एंगल है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें बचा हुआ काम करना है जो हमने छोड़ दिया है, मतलब नामकरण करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो देखिए इंसिडेंट लाइट रे PQ हो गई, इस वाले पॉइंट को कैपिटल R लिख दो, इस वाले को S लिख दो। सो PQ इज इंसिडेंट लाइट रे, RS इज इमर्जेंट लाइट रे, I is angle of incidence, E is angle of emergence and del is deviation angle। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख दीजिए ताकि आपको थ्योरी में लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है वो समझिए। तो हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं भूल रहा हूँ, ये जो एंगल यहाँ पर बनता है इसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये जो एंगल A है दिस एंगल इज नॉन एज प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्लेन्स भी बोलते हैं, या इंक्लाइंड प्लेन्स, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल होता है इसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो काम समझिएगा। तो ये एंगल A, ठीक, जिसे हम आगे जाकर के सिर्फ A ही लिख देंगे, वो क्या है, प्रिज्म एंगल है। क्या है, प्रिज्म एंगल है। फिर I, जिसे हम आगे जाकर के सिर्फ I ही रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो एंगल I लिख रहा हूं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, डेल डेविएशन एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है। फिर PQ, इंसिडेंट लाइट रे, और फाइनली RS क्या, इमर्जेंट लाइट रे। ठीक है, फिर μ1 और μ2 भी आप डिफाइन कर दीजिएगा। μ1 के लिए क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, μ2 के लिए क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक, और मैं यहां पर लिख देता हूं μ21, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, मीडियम के रेस्पेक्ट में प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऐसा लिखा जाएगा। अब काम करना चालू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें जो देखना है वो है डेविएशन एंगल, तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन क्या होगा, द एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। is known as angle of deviation. Here it is denoted by del. The value of angle of deviation become minimum when angle of incidence will be equal to angle of emergence। ठीक है, हमने जितना थ्योरी लिखना था हमने उतना बता दिया कि भैया डेविएशन एंगल होता क्या है और इसकी वैल्यू मिनिमम होती कब है, वो हमने लाइन में डाल दिया। जितना हमें काम थियोरेटिकली करना था वो चीज़ उतार लीजिएगा, ये चीज़ उतार लीजिएगा। इससे ज़्यादा थ्योरी लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे थ्योरी लिखने में जो टाइम पास कर देते हैं वो टाइम पास नहीं करना है, उससे काम भी नहीं है वास्तविकता में देखा जाए तो। ठीक है, आपने मेन काम तो यही बता दिया है उसको कि भैया ये चीज़ है, समझ ले तू। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया, एक चीज इंट्रोड्यूस करवानी है डायग्राम के अंदर। क्या बच्चों, यहाँ पर ये जो एंगल है ना इसके बीच में, ये वाला, इस वाले एंगल को मैं x लिख रहा हूँ और इस वाले एंगल को मैं y लिख रहा हूँ, ताकि मेरा डेरिवेशन जो है लिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे या सीधा दिखे, कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे। इसके चक्कर में अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए, इतना काम कर लिया। चलो, हाँ, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आपने यही बाहर वाला ही एंगल क्यों लिया, ये अंदर वाला भी तो डेल ले सकते थे। तो बच्चों इसका एक रीज़न है। एंगल क्या होता है, तो हम बोलते हैं किसी पॉइंट से जो दो लाइट रे आउटगोइंग होती है ना, उन लाइट रे के बीच वाला ही क्या होता है, एंगल होता है। या फिर किसी पॉइंट पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही होती हैं उनके बीच का एंगल ही एंगल होता है। एंगल कभी मेजर नहीं किया जाता। जैसे मेरे को इस लाइट रे और इस लाइट रे के बीच में एंगल देखना है, तो मैं कभी ये वाला एंगल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइट रे तो आ रही है और ये जा रही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में, मतलब इस लाइट रे और इस लाइट रे में एंगल कौन सा देखा जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। या फिर कौन सा देखते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, तो ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, तो ये एंगल देखे जाएंगे, ये नहीं देखा जाएगा। ऐसा ही अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर समझोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइट रे ऐसा जा रही है, बाहर की ओर आउटगोइंग है, और ये भी देखो तो ऐसा आउटगोइंग है, ऐसा जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये दोनों लाइट रे देखा जाता तो ये आउटगोइंग लाइट रे होती। ठीक, इसलिए फिर हम बोलते कि एंगल तो यही देखा जाता, ये नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, उस पॉइंट को और नाम दे लो, नाम नहीं दिया है, डी पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। तो इसको ए बी सी, इस वाले पॉइंट को डी और इस वाले पॉइंट को ई नाम देते हैं। ठीक, ओके, चलिए, ये हो चुका है। एक बार के लिए मैं वीडियो देख लेता हूँ बच्चों, उसके बाद में आगे काम कर लेते हैं। ओके, क्वाइट गुड। चलिए, अब डेरिवेशन चालू करते हैं। डेरिवेशन को चालू करने के लिए ये बात थोड़ा स्नेल्स लॉ को ध्यान में रखिएगा। जब भी रिफ्रैक्शन की बात आती है ना बच्चों, स्नेल लॉ का यूज तो होगा ही होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्नेल लॉ का यूज ना हो। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको स्नेल लॉ को तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, पहली चीज ध्यान में रखिएगा। तो डेरिवेशन में स्नेल लॉ तो आएगा ही आएगा।
और स्नेल ला क्या होता है तो मैं आपको रूपरेखा बताता हूं, मतलब किस तरीके से हमें काम करना है, क्या चीजें हमें पहले चाहिए। तो हमने बोला स्नेल ला इज इक्वल्स टू होता है, ये म्यू लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, तो मेरे को एंगल आई चाहिए और एंगल आर चाहिए। ठीक है, दो चीजें हैं। आई कैसे निकलेगा तो भैया देखो ये आई निकालने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले हम आई निकालेंगे। आई कैसे निकालेंगे तो ये लाइट रे दिखाई दे रही है ना, ये दो लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा, R1 होगा। ऐसे ही अगर आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा E इज इक्वल टू वाई प्लस R2 होगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, I और R मिलेगा। और इसको सॉल्व करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे वो देखिए। देखिए तो हमने लिखा फ्रॉम डायग्राम, समझिए डेरिवेशन को। फ्रॉम डायग्राम क्या भाई, I इज इक्वल्स टू एक्स प्लस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे लिख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो इसका मतलब यहां से अगर मेरे को x निकालना होता, क्या निकालना होता बच्चों, x निकालना होता, तो x क्या होता, आंसर है I माइनस R1। आ गया इधर। ठीक है, ये निकला, ये x निकला। अब हम यहां से y निकालेंगे। आप बोलोगे सर y क्यों निकालने की जरूरत है, तो भैया डेविएशन एंगल भी तो जरूरी है, डेविएशन एंगल भी तो एंड में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम डेविएशन एंगल की भी रूपरेखा साथ में तैयार कर रहे हैं। तो हमने बोला अगर डेविएशन एंगल हमें चाहिए तो हम बोलते हैं डेविएशन एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के लिए ये क्या है बच्चों, एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो मतलब डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। तो मेरे को एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। एक्स निकाल चुके हैं, वाई निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। एंड क्या भाई, E इज इक्वल्स टू वाई प्लस R2, वाई प्लस R2 अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस R2 होगा, नहीं होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम काम करते हैं डेविएशन एंगल के लिए, इस डेल के लिए। ठीक, फ्रॉम डायग्राम in triangle DQR, DQR Dale is exterior angle, so हाँ भाई अगर एक्सटीरियर एंगल है तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of x and y from equation 1 and 2। ठीक है, तो पुट कीजिए भैया, क्या होगा बच्चों, देखिए डेल इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में i माइनस R1। देखिए x की तो वैल्यू i माइनस R1 और y की जगह क्या लिखेंगे, E माइनस R2। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आया कि ये कुछ ऐसा होगा, I और E को एक साथ लिख दिया, माइनस का R1 और माइनस का क्या R2। यहाँ पे माइनस को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ तक तो रामायण हुई। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये R1 प्लस R2 किसके बराबर है। तो R1 और R2 अगर आप देखोगे तो ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये आ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है नहीं होता बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। एंड हमने लिखा इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल देखना है, QRE, QRE क्या भाई, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, R1
प्लस R2 प्लस एंगल E, जिसे मैं E ही लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद में क्या होगा, तो यहां से आप R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं। क्या भाई, 180 माइनस E हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, अरे यही होना चाहिए, 180 माइनस E हो जाएगा। अदरवाइज आप और क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, तो ये पता चला 180 का, एक तो ये हो गया। एक और चीज समझिएगा, यहां पर अगर आप ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, एंड क्वाड्रिलेटरल AQER। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखोगे तो बच्चों ये एंगल 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि ये प्लेन और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो प्लेन और परपेंडिकुलर, तो ये 90, ऐसा ही ये एंगल 90, तो 90 और 90 तो ये खत्म कर गए। तो इन दोनों एंगल्स का सम, ए और ई का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। पता चल रहा है, ये समझिएगा। इन क्वाड्रिलेटरल AQER, एंगल Q एंड एंगल R आर 90 एंड 90, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180। क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 360। 360 में से 180 तो ये दोनों खा गए, तो बचा कितना, 180 बच गया। किसके पास में, ए और ई के पास में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल AQER, हाँ भाई क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल E, दैट इज A प्लस E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। 180 यहां पर भी है, 180 यहां पर भी है, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, कर सकते हैं। ठीक, तो हमने वही करना है, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, क्या भाई, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस E। E से E कैंसिल, क्या पता चला बच्चों, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। दैट इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूज आएगी अभी। देखिए, तो कौन सा इक्वेशन मान लें, इसे 6th मान लेते हैं। देखिए, R1 प्लस R2 पुट कर सकता हूं मैं यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इंटू इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए। पता चल रहा है ना ये, और इस ए को उठाकर किस तरफ लेकर के आओ, तो आपको क्या पता चलेगा, डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। बच्चों ये चीज मैंने आपको बोला था कि ये प्रूव करवाने के लिए बोल सकता है। फॉर अ प्रिज्म प्रूव दैट the sum of deviation angle and prism angle is equals to the sum of angle of incidence and angle of emergence। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रिज्म में काम करेगा ही करेगा। ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऐसी है जिसमें आपने किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया है, प्रॉपर फॉर्मेट में अंदर चले हैं, तो ये सबसे सही इक्वेशन आप कह सकते हैं। इसमें कोई भी चीज हमने नेग्लेक्ट नहीं की है, तो एग्जैक्ट प्रिज्म के लिए इक्वेशन तो यही रहेगी। ठीक, हाँ, फिर इसके अंदर हम कंडीशन लगा करके इसको चेंज करना चालू करते हैं। चलिए इसे चेंज करना चालू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट साइड में लगा लीजिएगा, और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, चलिए हमारा टास्क आई को निकालना है। अब यहां पर हम कंडीशन, जैसे ही आ जाए कंडीशन लगाना चालू करो। क्या कंडीशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। ठीक है, वी नो दैट फॉर मिनिमम डेविएशन I should be equal to E and R1 should be equal to R2।
आई किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जब इक्वल हो जाते हैं ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मिनिमम डेविएशन मिलता है, मतलब इस डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, ठीक। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ये R1 और R2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, X और Y एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ भाई, काम करना चालू करते हैं भाई, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, डेल कन्वर्ट होगा मिनिमम डेविएशन में, दैट इज डेल m। फिर I और E एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसे हम फाइनली I ही लिखेंगे। और R1 और R2 एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसे हम फाइनली क्या लिखेंगे, R ही लिखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 का भी यूज करेंगे और 6 का भी यूज करेंगे। मैंने बोला था कि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ये ध्यान में रखना, ये दोनों इक्वेशन बहुत काम की हैं। तो चलिए 7 का यूज करो, तो डेल की जगह तो क्या लिखोगे, डेल m। ए को ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, आई तो आई रहेगा, लेकिन इस ई की जगह आपको क्या पुट करना है, आई पुट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। So 2i is equals to del m plus a. So I is equals to what? Del m plus a divide by 2. सिंपल मैथमेटिक्स है। चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया क्या, देखो स्नेल्स लॉ लगाना था, साइन आई अपॉन साइन आर करना था, साइन आई का आई तो आ चुका है, डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब साइन आर का आर निकालना है, आर कैलकुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को एक बार के लिए उतार लीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। आप देखेंगे सर इतनी सारी इक्वेशन है, कैसे काम करेंगे बच्चों, सीक्वेंस वाइज चलोगे ना काम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, डेल। डेल को निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमने एक्स और वाई निकाला, फिर डेल में उसको पुट कर दिया, फिर जैसे डेल में पुट करा तो हमारे पास में R1 और R2 पे अटका। R1 और R2 के लिए हमने देखा ट्राइंगल, ट्राइंगल से पता चला कि क्वाड्रिलेटरल भी आ रहा है, दोनों को इक्वेट किया तो हमें पता चला R1 प्लस R2 बराबर ए। फिर उस वाली वैल्यू को उठा करके इसमें रख दिया, काम खत्म। बहुत सिंपल था, ठीक है। जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से उतारिए। और सीक्वेंस वाइज चलोगे तो कहीं अटकने वाले नहीं हो, सीक्वेंस को तोड़ दोगे तो फिर भैया दिक्कत है। सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है हमें, ठीक है। हाँ भाई, तो ये यहां तक डन है, मैं वहां का मिटा देता हूं, है ना। हाँ भाई, देखो अब बच्चों क्या होगा, तो 8 इक्वेशन आ गई है, आई की वैल्यू हमारे पास में है। अब हम निकालेंगे आर की वैल्यू, कहां से, तो यहां से, इक्वेशन 6 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 का काम हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6। देखिए 6 में क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए है बच्चों। तो R1 की जगह भी R लिखेंगे, R2 की जगह भी R लिखेंगे, और ये A के इक्वल है, दैट इज 2R इज इक्वल्स टू A। इट मीन्स R इज इक्वल्स टू A बाई 2, एंड दैट इज अगेन इक्वेशन नंबर 9 आई थिंक सो, ठीक है। ये क्या है, 8 और 9 हो गया। I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, बताओ भाई स्नेल लॉ लगाए नहीं लगाए, लगा दे क्या बच्चों। तो हमने लगा यूजिंग Snell's law. And what is Snell's law? Refractive index of second medium, that is prism, with respect to first medium, that is mu1, is equals to sin I divided by sin R. Putting the value of I and R into above इक्वेशन। हाँ भाई, पुट करो, क्या आएगा, μ21 इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह क्या रखोगे बच्चों, देखो डेल m प्लस ए डिवाइड बाई 2, डिवाइड साइन आर, साइन आर सामने है, कितना है, a बाई 2। बताओ भाई, यही प्रूव करना था ना, करना था नहीं करना था,
करना था, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा काम। ओके, अब इसके बाद में एक और चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। ये डन हुआ। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। लास्ट में मिनिमम डेविएशन का भी एक फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन वो कैलकुलेट करते समय हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक और कंडीशन क्या भाई, कि ये जो आई और आर है ना, ये बहुत कम है। अगर आई और आर बहुत कम होंगे तो फिर ये R1 और R2 कम हो जाएंगे, X और Y कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हम मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको हटाओ। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। देखिए, फॉर lesser values of I and R as well as A, ठीक है। प्रिज्म एंगल भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आई और आर भी उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सभी को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखा जाता है, पता है ये, ठीक। तो उस केस में हम लिखेंगे μ21 इज इक्वल टू साइन थीटा को सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो ये होगा सिर्फ थीटा। तो थीटा के अंदर क्या है, डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड ए बाई 2। अब कुछ होशियार की पूछनी है, यहाँ पर क्या करेंगी, ये पहले इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे कि साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। क्यों भैया, एंगल काट देते हो क्या, हैं तुम ऐसा करते हो क्या बच्चों। ऊपर लिखा हुआ है साइन 30, नीचे लिखा हुआ है साइन 15, तो 15 से इसको काट दिया, 15 से इसको काटा 2 टाइम्स, तो ऊपर रह गया सिर्फ साइन 2, और कर दो साइन 2 का वैल्यू निकालो और आ जाएगा आंसर। ऐसा करते हैं क्या, नहीं भैया, एंगल नहीं कटता है, ऐसे नहीं कटेंगे, ठीक है, इस तरीके से तो नहीं कटेंगे। हाँ, ये एंगल्स अगर बहुत कम हो गए तो बात अलग है फिर, लेकिन 15 डिग्री और 30 डिग्री तो कभी कम नहीं हो सकते ना, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर आप 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, μ21 इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, μ21 मल्टीप्लाइड विद ए इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो μ21 इंटू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल एम, ठीक है। ए को कॉमन ले लीजिए, ए को कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, μ21 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल एम। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा कि मिनिमम डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑन विच फैक्टर्स द मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड, तो कौन कौन से फैक्टर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर के नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में आया, क्लियर है बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर एक ग्राफ और है, वो ग्राफ किसके बीच में, और वो ग्राफ नॉर्मली 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, सिंगल मार्क क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछता भी है। अदरवाइज आपका 5 मार्क का या 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी डाल देता है कि ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच में। किस किस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच में। तो इस तरफ डेविएशन एंगल है, इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, डेविएशन एंगल। लिख लीजिएगा। ये ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का बच्चों, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। मतलब
एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये ग्राफ बिल्कुल मिनिमम होगा। वो पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जब डेविएशन एंगल की वैल्यू मिनिमम होगी डेल एम, और वो कब मिलेगी? जब आई की वैल्यू किसके बराबर हो? ई के बराबर हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है डेविएशन एंगल डिक्रीज होता जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इट बिकम्स लेसर और मोस्टली लेस वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द डेविएशन एंगल ऑल्सो बिकम मोर। ठीक है, और ऑल्सो इंक्रीजेस, आप ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation angle decreases. When angle of incidence become equals to the angle of emergence, then deviation angle become minimum. After that, increasing the angle of incidence, the deviation angle also get increases. ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और कुछ नहीं था, है ना। तो ये चीज था डेरिवेशन, ग्राफ और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जिससे आप पूरे मार्क को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, ऑलराइट। तो मार्क्स जो हैं बच्चों वो पूरे ही आने चाहिए। ऐसा कोई काम मत करना जिससे मार्क्स कम हो जाए। ठीक है, और मैंने ऐसा कोई काम करवाया भी नहीं है आपको। ध्यान में रखना, लाइट रे का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो डॉट 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 लाइन बनाई है वो डॉट डॉट ही बननी चाहिए, जो कंटिन्यूस लाइन बनाई है वो कंटिन्यूस ही बननी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसको उतार लोगे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। तो चलिए, तो अब हम करना चालू करते हैं न्यूमेरिकल। बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत दिक्कत है, डर लगता है। बच्चों वैसे डरने की कोई बात है नहीं। पिताजी थोड़ी हैं जो पीट देंगे। और टीचर्स तो वैसे भी नहीं पीटते हैं ना। किसी भी टीचर ने आपको कभी हाथ लगाया है? आजकल तो हाथ लगा भी नहीं सकते हैं टीचर्स। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, वहाँ पे टाइप किया हुआ है। हाँ, ओके, क्वेश्चन। अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू √3। जो मैंने म्यू लिखा है वो उन्होंने n लिखा है। ठीक है, अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू √3 हैज प्रिज्म एंगल a इज इक्वल्स टू डेल m। ऑल राइट, फाइंड द प्रिज्म एंगल। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रिज्म एंगल कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो समझिए। सबसे पहले बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n इज इक्वल्स टू √3 है। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है? डेल m, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, और डेल m इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है। ठीक है, डेल m दिया हुआ है। ओके, काम करना चालू करते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है क्या भाई? ये क्या होता है? साइन आई, और साइन आई क्या होता है? डेल m प्लस a डिवाइड बाई 2, यही होता है, डिवाइडेड बाय साइन r, दैट इज साइन a बाई 2।
डन, इज इक्वल्स टू व्हाट, √3। डन। चलिए डेल एम और ए तो इक्वल है, तो डेल एम की जगह भी ए लिख लीजिए ना, यहाँ पे सारी चीज आपको दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड साइन a बाई 2, डन, इज इक्वल्स टू √3। सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन होगा बच्चों। हाँ मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। ये क्या हो जाएगा, 2a, और 2a में 2 का डिवाइड दोगे तो a हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन a डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। अब आपका फॉर्मेट लगाऊं क्या, आप बोलोगे सर a से a को तो काट दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो साइन 1 और नीचे साइन हाफ रह जाएगा। नहीं भाई ऐसा कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, देखो ये एक फॉर्मूला है, आपने कभी पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर सिर्फ सिंपल साइन थीटा की वैल्यू देखें और इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा 2 थीटा की जगह थीटा किया तो जहाँ थीटा आया उसका हाफ कर दो, थीटा बाई 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर भी वही काम करो ना, साइन ए है और नीचे साइन ए बाई 2 है, तो इसको कन्वर्ट करो, मतलब 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूं क्या, थीटा की जगह यहां पर क्या है, ए है और कुछ नहीं था, डिवाइडेड साइन ए बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, √3। यही है। चलिए साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट हो गया, तो ये तो जाता रहा, क्या मिला, 2 कॉस a by 2 is equals to what, √3। It means cos a by 2 is equals to √3 by 2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos में ये वैल्यू कहाँ है, कहाँ होती है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमने बोला cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू √3 by 2, तो हमने लिखा cos a by 2 is equals to cos 30। ठीक है, इट मीन्स बाय कंपेयरिंग a by 2 is equals to 30, it means a is equals to what, 60 डिग्री। ठीक है, पता चला, सवाल इजी था। एक बस सिंपल सा यहाँ पे अटकते आप, वो तो कर लेते मेरे को पता है, यहाँ पे अटकते, तो एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए था, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट मीन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर ये पता होता हो जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लें क्या बच्चों, छोड़ें इस चीज को यहीं पर ही। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिठा दो इसे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, ये इस बार बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। देखिए आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे ही जाएगा, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब क्या होना चाहिए, जिसका हर एक एंगल कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ए की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है कुल मिलाकर के। डन। ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इज इक्वल्स टू √3। म्यू जी की वैल्यू √3, इसका मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, कोई दिक्कत ही नहीं है। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म इनसाइड इट, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे। देखिए सवाल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है ये। क्या हो रहा है, ये ऐसी लाइट रे है, यूं आई, ठीक, और जब ये बैंड होती है ना, तो ये बैंड होते टाइम किसके पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है। हमेशा पैरेलल हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस बार वो खुद ही बोल रहा है कि पैरेलल हो गई, ये और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और फिर ऐसे निकल जाएगी। खैर इसको तो हमने देखना ही नहीं है, हमें तो इधर ही गौर करना है, इधर से ही हमारी सारी रामायण हो जाएगी। देखिए ये टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो थोड़ा समझिए बच्चों, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला आर है। ठीक, अब अगर मैं थोड़ी मैथमेटिक्स को समझता हूँ
तो मैं ये बोलूँगा कि दो पैरेलल हैं और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये जो इस तरफ वाले एंगल होता है ना, ये इक्वल होते हैं क्या? एक ही तरफ वाले जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। चलिए, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक, अगर ये 60 का है, टोटल एंगल ये 90 का है, तो 60 और तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो अगर हमने डायग्राम को अच्छे से मैच कर लिया ना, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एंगल आई जो है वो तो पता नहीं, वो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एंगल आर जो है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है। म्यू जी की वैल्यू हमें पता है, स्नेल लॉ लगाओ, काम खत्म करो। ठीक है, तो हमने लिखा यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? √3। साइन आई तो कैलकुलेट करना है, साइन आर देखो साइन 30 होता है बच्चों 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं, साइन आई इज इक्वल्स टू √3 इंटू साइन 30, और साइन 30 होता है क्या? 1/2। इट मीन्स इट विल बिकम √3/2। तो ये साइन में वैल्यू किसकी होती है? साइन 60 की होती है क्या? ये तो होती है ना। चलिए, ये वाली वैल्यू साइन 60 की है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी, नहीं होगी? इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल सवाल था, एक डायग्राम बना, काम खत्म। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इवन CBSE का सवाल भी है, पूछा जा चुका है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको प्रिज्म समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।